11th केमिस्ट्री के यूनिट 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं भाग 1 में आपका स्वागत है। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं, द्रव्य क्या है, द्रव्य का वर्गीकरण, गैस और वाष्प में अंतर, परमाणु और अणु में अंतर, इसके बारे में देखेंगे। रसायन विज्ञान क्या है? तो आप लोग जानते हैं विज्ञान की बात करें हम लोग तो सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं और भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, इस प्रकार से। तो उस विज्ञान की शाखाओं में से एक शाखा रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उपयोग और उनमें होने वाली भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें पदार्थ जिसको हम द्रव्य भी बोलते हैं, तो द्रव्य या पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, साथ में उनको बनाने की विधि, उपयोग। तो ये समस्त जो अध्ययन कहलाता है रसायन विज्ञान। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, उपयोग और उनमें होने वाली भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अच्छा, एक चीज को आप याद रखेंगे, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं लेवजियर होते हैं। लेवजियर एक रसायनज्ञ हैं, ये जो है रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। रसायन विज्ञान की शाखा, जिस प्रकार से विज्ञान की शाखा में से एक रसायन विज्ञान की शाखा है, तो रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं को हम देखते हैं। तो पहला इसमें से है अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक यौगिकों के अलावा शेष सभी तत्वों और उनकी यौगिकों के विरचन और उनके गुणधर्म का उपयोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे जल है, चूना पत्थर है, धावन सोडा है और बहुत सारे अकार्बनिक यौगिक है। दूसरा कार्बनिक रसायन, नाम से पता चल रहा है कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन से बने यौगिक और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, या हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कार्बन और इसकी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और कुछ उदाहरण लिया गया है, शक्कर, यूरिया, ये जो है कार्बनिक यौगिक है। भौतिक रसायन विज्ञान की तीसरी शाखा, भौतिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो जो भौतिक अभिक्रिया होती है उनकी जो सिद्धांत और नियम का अध्ययन करते हैं उन्हें भौतिक रसायन कहते हैं। जीव विज्ञान, जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवों के बारे में जो समस्त अध्ययन करते हैं जीव के बारे में, उसको हम जीव रसायन कहते हैं। औषधि रसायन, दवाई वाला जो हमारा मेडिकल से है, औषधियों और उनके संगठन एवं बनाने की विधि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कौन सा दवाई किसके लिए कारगर होगा, इसका जो अध्ययन किया जाता है। कृषि रसायन एग्रीकल्चर से है, कृषि संबंधित रसायनों का अध्ययन, कृषि से संबंधित जितने भी रसायन हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, उसे हम कृषि रसायन कहते हैं। आजकल आप लोग देखते हैं, हम लोग सभी ग्रामीण एरिया में निवास करते हैं, तो खेतों में बीमारियां होती है विभिन्न प्रकार की, तो उसके लिए आप दवाइयों का जो छिड़काव करते हैं वो मेडिकल के अंतर्गत ही आ जाता है, कृषि रसायन। और जो उपकरण है मेन हमारा जो कृषि रसायन में उपकरण, जैसे आप लोग धान कटाई का जो उपकरण है, हार्वेस्टर है और ट्रैक्टर है, वैज्ञानिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं, वैज्ञानिक संसाधनों, भौतिक साधनों का उपयोग करते हैं, ये सब कृषि रसायन के अंतर्गत आता है। नाभिकीय रसायन है सातवां, नाभिकीय क्रियाओं, रेडियोएक्टिव तत्व और इनके अन्य प्रयोगों का अध्ययन करते हैं, उसे हम नाभिकीय रसायन कहते हैं। जिसमें परमाणु विखंडन है ना, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर है आठवां जो है औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, व्यापारिक मात्रा में निर्माण करने वाले उद्योगों से जुड़े नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों और अन्य का अध्ययन किया जाता है, उसे औद्योगिक रसायन कहते हैं।
फिर है 9वां विश्लेषणात्मक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। पदार्थों की पहचान कर उनकी सही मात्रा निर्धारित करने का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ को जब पहचान लेते हैं तो उसकी मात्रा कितनी है, उसकी सही मात्रा को निर्धारण के लिए हम विश्लेषणात्मक रसायन का अध्ययन करते हैं। अब आता है रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, मेडिसिन में आप लोग जानते हैं जितने भी दवाइयां हैं, चाहे मनुष्य के लिए, चाहे जानवर के लिए, चाहे पौधों के लिए, सभी जो मेडिसिन मतलब दवाई रसायन विज्ञान की ही देन है। हम यहाँ पे कौन सा दवाई क्या है इसका अध्ययन नहीं करेंगे, ड्रग केमिस्ट्री में वो अध्ययन किया जाता है ना। तो आप जो है वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप लोग सामान्यतः नाम जानते हैं, बुखार आया तो पैरासीटामोल का उपयोग करते हो, एसिडिटी होती है तो जेलुसिल, डाइबोल जो कि क्षारीय पदार्थ से गोली बनाया जाता है, टेबलेट बनाया जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। तो मेडिसिन में रसायन विज्ञान उपयोगी है। महत्व मतलब उपयोग से हम ले रहे हैं ना। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्रों में। तीसरा, कृषि रसायन में। चौथा, सुख सुविधाओं में। पांचवा, युद्ध काल में। और छठवां, आधुनिक उपकरणों और पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। सातवां है रसायन और ऊर्जा संसाधन में। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्व है। अब आता है द्रव्य, जिसको हम पदार्थ भी कहते हैं। हमने परिभाषा में भी देखा कि रसायन विज्ञान की शाखा जिसमें पदार्थ या द्रव्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए, रसायन विज्ञान में द्रव्य के बारे में अध्ययन करते हैं हम, उसकी संरचना, गुण, है ना। तो ये उपयोग, तो उसी का जो है हम अध्ययन करते हैं। तो है एक्चुअल में द्रव्य या पदार्थ क्या चीज है या किसे कहते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। द्रव्य, जिसको अंग्रेजी मैटर भी बोला जाता है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है द्रव्य कहलाता है। हर एक वस्तु आपको जो भी दिखाई देता है, आप देख रहे हो अपने आंखों से, और जिनका द्रव्यमान और आयतन है, सभी के सभी द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्यमान को तो आप लोग जनरली जानते ही हो, आयतन को नहीं जानते हैं कई लोग। तो आयतन मतलब जो स्थान घेरता है उसको बोलते हैं। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है वो द्रव्य है। आप इसकी उदाहरण की बात करें हम, तो पुस्तकी में जो ज्ञान है या पुस्तक में जो दिया रहता है उसके पीछे न भागे आप लोग। आपको जो भी दिखता है उस वस्तु का नाम लिख दो, वो द्रव्य ही है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और आयतन होता है, स्थान घेरता है, और उसका कुछ न कुछ निश्चित जो है द्रव्यमान होता ही है ना। मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिया हूं, जरूर नहीं आप इसी को लिखो। आपको जो भी वस्तु दिखाई देता है क्लास में, घर में, या आप हो स्वयं, है ना, द्रव्य। जैसे पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु आदि। द्रव्य का वर्गीकरण, तो द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। आइए हम क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले हम देखें द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। तो द्रव्य की भौतिक वर्गीकरण के आधार पे आप लोग पूर्व कक्षा में पढ़े हैं, इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। वैसे पदार्थ की दो अवस्थाएं और हैं, आप याद रखेंगे, लेकिन मुख्यतः जो भौतिक वर्गीकरण में हम द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ते हैं, तीन, ठोस, द्रव और गैस का अध्ययन करते हैं। चौथी और पांचवी अवस्था जो है विशेष परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको नोट के रूप में लिख दिया हूं इन दोनों अवस्था को। तो देखिए, जो चौथा अवस्था बोलेंगे तो प्लाज्मा होगा, और पांचवा जो है बोस आइंस्टीन करके कहा जाता है। ये केवल ताप और दाब के चरम परिस्थितियों पर अस्तित्व में रहता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि पांच मुख्य तो ऐसे तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ के, द्रव्य के, लेकिन दो अवस्थाएं भी हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। और ठोस, द्रव, गैस में अंतर देखें तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप लोग जान भी रहे हैं, है ना। तो मैं इसको अलग अलग स्क्रीन में जो है जैसे लाता हूं, परिभाषा नहीं लाया हूं, हम सीधा अंतर के रूप में देख लें। देखते हैं, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, और गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है।
ये सब का कारण क्या है, एक्चुअल में जो है इनके अणुओं के बीच बहुत कम रिक्त स्थान पाया जाता है। आप नीचे चित्र को और ध्यान दीजिए, देखिए ठोस में अणु पास पास हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध है, इनके बीच कोई खाली स्थान नहीं है। द्रव को देखिए, द्रव में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है। गैस में देखिए, गैस में और रिक्त स्थान की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, मतलब इसमें अणु जो है और दूर दूर रहते हैं। तो इसी कारण देख रहे हैं हम लोग, है ना, ठोस का आकार और आयतन इसके आधार पर निश्चित बोला गया। द्रव का आप आकृति देखो थोड़ा दूर दूर है, गैस का भी दूर दूर है अणु, तो निश्चित बोला गया। घनत्व की बात की हमने, तो ठोस का घनत्व अधिक बताया, द्रव का ठोस से अधिक कम बोला, और इसका जो है सबसे कम होगा घनत्व, क्योंकि अणु जो है दूर दूर है। इसी प्रकार बहने के गुण की बात करें तो ठोस में बहने के गुण नहीं होती है ना। बात अलग है कि अर्ध ठोस, जो डामर वगैरह है, पिंच है, अर्ध ठोस माना जाता है, वो बहते हैं। तो मेन ठोस की बात करें तो इसे नहीं बहता है। द्रव में बहने का गुण होता है ना, आप लोग तेल वगैरह घर में देखे हो, पानी वगैरह। गैस में बहने का गुण होता है। ठोस को बहुत कम ही दबाया जा सकता है, असंपीड्य है वो बोलते हैं। कई ठोस ऐसा है जिसको दबा नहीं सकते, और कुछ जो है जैसे बॉल वगैरह है, आप दबा लेते हो, ठोस रहता है तो, है ना, सॉफ्ट रहता है। द्रव बहुत ही अधिक दबाया जा सकता है, माने ठोस से अधिक दबा सकते हैं, और गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। आप लोग जो हवा वगैरह भरते हैं साइकिलों में, गाड़ियों में देखे होंगे, बलून है, बलून को फुलाया हो, फुग्गा जो बोलते हो ना, तो दबाते हो। इसका निश्चित गलनांक होता है, माने ठोस का गलनांक निश्चित होता है। द्रव का भी जो है गलनांक निश्चित होता है। जैसे ठोस में बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है। द्रव का गलनांक बोले, पानी का गलनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, या बर्फ की बात, द्रव उबलना बोल सकते हैं उसको, उबलता है द्रव जो है, तो क्वथनांक जिसको बोलते हैं हम लोग। और गैस का जो निश्चित गलनांक होता है, माने प्रत्येक का जो है कुछ न कुछ जो है गलनांक जो है होता है। ठोस में अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। द्रव के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान ठोस से अधिक होता है, चित्र में स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। अणुओं के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। और उदाहरण हमने कुछ लिया है ठोस में, जैसे बर्फ, मोम, गंधक, लोहा। आप लोग घर में जो भी मिलता है ना ठोस, आप लिख सकते हो उदाहरण को। और अन्य ठोस जैसे कापी, कलम वगैरह भी तो आपका ठोस है ना। द्रव में तेल, पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल। गैस का उदाहरण है ऑक्सीजन गैस, वायु, नाइट्रोजन, ये सभी जो है उदाहरण है, और आप जो है इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अच्छा, द्रव्य में अवस्था परिवर्तन देखें। ये जो पदार्थ है, अवस्था परिवर्तन ठोस का गैस में या द्रव में, है ना, तो इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन देखते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए ठोस, है ना, ठोस का हम द्रव में परिवर्तन पहले देखेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है ठोस से द्रव जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे देखिए गलन लिखते हैं। ये गलन गलनांक, मतलब जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है वह उसकी गलनांक कहलाती है। याद रखेंगे आप लोग, लिख लीजिएगा, है ना। गलनांक क्या है, जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसे हम गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ से पानी में बदलना है तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी में बदलेगा। अब इसका उल्टा देख लें, इसी का द्रव का ठोस में जो निर्माण है, तो जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव से ठोस प्राप्त होता है जिस ताप पर, वह ताप जो है हिमांक कहलाता है, जिसको हम संगलन बोल रहे हैं, संलयन। क्योंकि संगलन या संगलन बोलने का मतलब यह है द्रव में जो है अणु जो है थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और ठोस में जो है अणु जो है पास पास एक दूसरे के आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, घनिष्ठ हो जाते हैं, इसलिए संगलन बोल रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना। तो जैसे द्रव जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस में बदलता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है, गलन या गलनांक है उसकी, और द्रव जिस ताप पर ठोस में बदलता है वह संगलन या उसकी हिमांक कहलाती है। बर्फ के लिए हम हिमांक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, तो जो ठोस जो है सीधा गैस में जब परिवर्तित होता है, जिस ताप पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में प्राप्त हो जाता है, परिवर्तित होता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन
कहते हैं। यहाँ कोई द्रव अवस्था बीच में नहीं आएगा, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। और गैस से पुनः ठोस बदलने की क्रिया भी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब आता है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किसको बोलेंगे? द्रव अगर वाष्प के रूप में बदले, तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प या गैस के रूप में आता है या गैसीय रूप में आता है, उसे हम उस ताप को वाष्पीकरण बोलते हैं, है ना। जिस ताप पर द्रव वाष्प में या गैस में बदलता है वह जो है ताप वाष्पीकरण कहलाती है, वाष्पन। और जिस ताप पर गैस द्रव में बदलती है, उसका उल्टा हो रहा है ना, गैस से द्रव प्राप्त होगा। तो जिस ताप पर गैस द्रव में बदलती है उसे हम संघनन कहते हैं। इस संघनन का उदाहरण आप लोग घर में देखे होंगे। पानी गर्म करते हो आप लोग, तो पानी गर्म करोगे तो देखना ढक्कन लगा दिए रहना, फिर निकाल के देखना बूंद बूंद जो है पानी दिखाई देता है। वो एक्चुअल में क्या है, हमने द्रव को जब गर्म किया तो वाष्प जो निकल रही है वो वाष्पीकरण हो गया, जिस ताप पर वाष्प बना। अब वो टकरा के जाके दीवार में जो है वाष्प के कण जो है बैठ के आपस में और जुड़ करके संघनन द्वारा जो है या संघनित होकर के द्रव में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो द्रव्य में या पदार्थ में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता रहना चाहिए। गैस और वाष्प में अंतर, कई बार हमको कंफ्यूजन रहता है, गैस और वाष्प दोनों को एक ही चीज बोल देते हैं। हालांकि दोनों की जो अंतिम अवस्था बोले गैसीय अवस्था, ये गैसीय रूप है इसलिए गैस बोल देते हैं, तो थोड़ा सा अंतर होता है इसमें। आइए देखते हैं गैस किसको बोलते हैं। तो जो पदार्थ कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं उन्हें गैस कहते हैं। देखिए, जो वर्तमान में या पहले से गैसीय अवस्था में, मूल रूप उनका गैसीय रूप है, तो उसी को गैस कहते हैं। जैसे अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? गैस है। अब आते हैं वाष्प। वाष्प किसको बोलेंगे? जो पदार्थ कमरे के ताप पर द्रव में हो, याद रखें, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होगा तो उसका गैसीय अवस्था वाष्प होगा। जैसे जल, है ना, हम गर्म करेंगे या ताप पर जो है वो गैसीय अवस्था में आएगा, मूल उसका अवस्था द्रव है लेकिन ताप के कारण जो है गैसीय अवस्था या आता है तो हम उसको वाष्प बोलते हैं। तो द्रव का गैसीय अवस्था को हम वाष्प कहेंगे। जैसे जल है ना, जल कमरे के ताप पर द्रव है किंतु इनकी गैसीय अवस्था को हम वाष्प या जल वाष्प कहते हैं। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, हमने देखा भौतिक वर्गीकरण देख लिया, साथ में पदार्थ का जो वो देख लिया हमने, है ना, परिवर्तन देख लिया, साथ में गैस और वाष्प में अंतर देखा। अब देखते हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, दूसरा जो वर्गीकरण है। तो इस प्रकार से द्रव्य का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। रासायनिक वर्गीकरण जो है, पहला शुद्ध यौगिक के रूप में और दूसरा मिश्रण के रूप में। शुद्ध यौगिक कहने का मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है और मिश्रण में अन्य पदार्थ मिले होते हैं। तो शुद्ध यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, पहला है तत्व और दूसरा यौगिक। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। हमें क्या चीज है मेन देखेंगे। वैसे तत्व को तो पुनः धातु, उपधातु, अधातु में आगे वर्गीकृत किया जाता है। यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है। समांगी मिश्रण तो एक ही है। विषमांगी मिश्रण का फिर आगे जब आप पढ़ोगे तो वहां पे जो है दो भागों में उनका भी विभाजन हो जाता है, कोलाइड और निलंबन में, जिसका अध्ययन आप 12वीं में करोगे। देखते हैं पहले तत्व या एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाता है। मतलब जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि। आवर्त सारणी में 118 तत्व बोलते हैं हम लोग। आवर्त सारणी आप लोग पढ़े हैं, 9वीं में भी पढ़े हैं, 10वीं में पढ़े हैं और 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। मैंने क्योंकि यूनिट 3 को पहले लिया था, है ना।
तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो अब पढ़े हो तो वहां पे जितने भी आप देखते हैं आवर्त सारणी में जो नाम लिखा हुआ है सभी तत्व हैं और सभी जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते। कहने का मतलब सभी एक प्रकार के, मतलब एक सब एक प्रकार नहीं, अलग अलग तत्व अलग अलग प्रकार के। जैसे सोना है तो एक ही, सोना में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, चांदी में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, तांबा में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, लोहा में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। लेकिन सोना, चांदी, तांबा, लोहा सबका जो परमाणु है अलग अलग होंगे, है ना। तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ा की बात करें तो कपड़ा जो धागा से मिलकर बना होता है। पेन की बात करोगे प्लास्टिक से मिलकर बना होता है, इस टाइप के, है ना। और इनके भी 3 प्रकार है तत्व के, पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। उपधातु धातु और अधातु के मध्य वाले गुण वाले तत्व को कहते हैं। एक्चुअल में धातु आप लोग पढ़ते हो जिसमें चमक होती है, अधातु जिसमें चमक नहीं होती है ना। और उपधातु जो है दोनों के गुण को रखता है। चलिए देख लेते हैं अंतर इसमें, धातु और अधातु में अंतर देखिए। पहला, धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती, लेकिन एक अपवाद है ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु है लेकिन इनमें चमक होती है। धातु में तन्यता होती है, मतलब हम इसको पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे आप लोग घरों में देखते हो वायर जो है, तार जो देखते हो बाहर जो है बिजली वाला वायर, जो भी तार देख रहे हो ना, इस आभूषण वगैरह बनाते हैं तो पतला तार के रूप में जो भी है तो तन्यता होती है, इसको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। जबकि धातु में तन्यता नहीं होती है, ये तन्यता नहीं होती और ये कठोर होते हैं। अच्छा, धातु जो है मुलायम होती है कठोर के तुलना करें तो। धातु आघात वर्धन्य है, मतलब हथौड़ी में पीटोगे तो चादर के समान फैलता है, लेकिन अधातु भंगुर होता है, आप पीटोगे तो ये टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब इसमें भी उष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन एक अधातु है ग्रेफाइट, यह अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपको जो है उष्मा और विद्युत के सुचालक रूप मिलेगा। ग्रेफाइट मतलब आप लोग नहीं जाने होंगे तो बता दूं मैं, आप लोग देखें इसको, पेंसिल जो सीस बोलते हो जिसको, सीस पेंसिल, जो काला वाला भाग जिससे आप चित्र बनाते हो, वो जो काला वाला लीड जो है पेंसिल की लीड ही ग्रेफाइट है, याद रखेंगे ना। धातु के उदाहरण में सोना, चांदी, टीन ये आते हैं, आप लोग जो आभूषण के रूप में पहनते भी हो इनका। अधातु सभी गैसें हैं, कार्बन है, बोरान है, तो इस प्रकार से इनको जो है अधातु बोला जाता है। वैसे आजकल हम जब धातु अधातु की बात करते हैं रसायन विज्ञान में, तो धातु उस पदार्थ को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है। अधातु उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। अब है यौगिक या कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्व ले लें और उसको निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, याद रखेंगे यहाँ पे अनुपात निश्चित होगा, कंपोजिशन निश्चित होगा, और उसको मिलाएंगे तो उसको हम प्राप्त जो पदार्थ होता है उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा यौगिक जैसे कि H2O बोल रहा मैं, H2O जल, तो इसमें हाइड्रोजन का अनुपात 2 होगा और ऑक्सीजन 1 अनुपात, तो 2 अनुपात 1 में मिलाएंगे तभी जो है पानी बनेगा। तो हाइड्रोजन को 2 अनुपात में और ऑक्सीजन का 1 अनुपात रहेगा, तो इसका भाग समझ लीजिए। तो ये निश्चित अनुपात है। यौगिक के भी तो प्रकार हैं, पहला कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जैसे मीथेन और इथेन। कार्बनिक यौगिक जल, नमक, ये जो है मिश्रण। मिश्रण किसको बोलते हैं, अब मिश्रण में क्या होगा, यहाँ पे जो अनुपात की बात किए थे हम, ये निश्चित अनुपात ये अनिवार्य नहीं है, अनिश्चित अनुपात बोल सकते हो आप, या किसी भी अनुपात में मिला दो। तो आइए परिभाषित करते हैं इसको। 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाने पर प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मतलब देखिए यौगिक में हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाए, है ना, लेकिन मिश्रण में क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को भी मिला सकते हैं और हमको यौगिक भी मिल गया, है ना, इस यौगिक को भी मिला सकते हो आप उसमें, तो उससे जो प्राप्त होगा पदार्थ उसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का एक अच्छा उदाहरण आप घर के मिक्सचर से समझ लेना, यहाँ भी मिक्सचर बोल रहे हैं ना इसको, मिक्सचर जो खाते हो आप लोग, देखना उसमें बहुत सारे पदार्थ जो है, फली दाने, है ना, तो जो भी मिला रहते हो क्या बोलते हैं, और
जो छोटा छोटा चीज न वहाँ पे आप मिर्ची डाले रहते हो, है ना, बेसन से बना हुआ जो आपका सेव रहता है उसमें, और अन्य चीज़ें रहती हैं, तो कोई भी अनुपात पे रहता है तो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाने से प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब समान संगठन वाले पदार्थ। समान संगठन वाले पदार्थ जैसे शरबत, नमक का घोल। शरबत आप लोग जानते हो, पानी में शक्कर को घोल के, है ना, मीठा पानी बनाते हो आप लोग, तो वहां पे देखो शक्कर को घोलोगे। दूसरा है नमक का घोल, दोनों का एक साथ समझा दूं मैं। नमक को घोलोगे तो शक्कर या नमक दोनों को घोल दूंगा पानी में, तो आपको जो है शक्कर या नमक के कण दिखाई नहीं देते हैं, समान रूप से जल के अणुओं के मध्य समाहित हो जाते हैं, है ना। तो ये समान संगठन वाले पदार्थ को समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण असमान संगठन वाले पदार्थ। असमान संगठन वाला जैसा लोहा और सल्फर का मिश्रण है। इसको अच्छा उदाहरण आप उसमें समझेंगे, जैसे पानी में रेत डाल दो तो आपके रेत के कण दिखाई देते रहते हैं, अच्छा से नहीं मिल पाता है, नहीं घुल पाता है, लेकिन उनका मिश्रण क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि पदार्थ के संगठन जो है अलग अलग है, तो असमान है संगठन। तो आप समझ गए होंगे समांगी और विषमांगी मिश्रण। वैसे विषमांगी मिश्रण का पहले बताया था, फिर बोल दे रहा हूं, अगले साल 12वीं में आप पढ़ोगे। दो प्रकार का होता है, कोलाइड और निलंबन। परमाणु और अणु में अंतर। किसको बोलते हैं परमाणु, किसको बोलते हैं अणु, बार बार आते रहता है शब्द जो है। तो देखिए, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है? तत्व का सूक्ष्मतम कण, जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमाणु कहलाता है। अणु तत्व यौगिक का सूक्ष्मतम कण, तत्व या यौगिक भी यहाँ पे जुड़ गया है तो उनका सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मतलब अणु स्थायी है और परमाणु अस्थायी भी हो सकता है ना। परमाणु ये रासायनिक क्रिया द्वारा विभाजित नहीं है, रासायनिक क्रियाओं में इनका विभाजन नहीं होता है। अणु का जो है रासायनिक क्रिया द्वारा विभाजन होता है। अब उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, सोना, चांदी, तांबा, अक्री गैस, ये सभी का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बोले ना, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो स्वतंत्र अस्तित्व वाले परमाणु सोना, चांदी, तांबा, अक्री गैस, ये कुछ जो है तत्व हैं, है ना, इनका जो अस्तित्व स्वतंत्र अस्तित्व वाले परमाणु हैं इनमें होगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ये O2 या और N2 के रूप में पाए जाएंगे। अणु देखिए यहाँ पे दिखाया गया उसी को, जो परमाणु के रूप में नहीं पाया जा रहा था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अणु के रूप में जो है इनका स्वतंत्र अस्तित्व होगा N2 के रूप में, O2 के रूप में। समान परमाणु मिल गया आपस में, H2O, H2SO4, SO2, CO, O3, है ना। ये पानी है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये ओजोन है। तो अणु में जो है स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो ये जो है मुख्य बातें हैं, मुख्य अंतर है, आपको पता होना चाहिए। अणुओं के प्रकार देखें तो अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला है समपरमाणुक, दूसरा विषम परमाणु। नाम से पता चल रहा है, समपरमाणुक समान परमाणुओं से मिलकर बना होगा, विषम परमाणुक असमान प्रकार के परमाणु से मिला होगा, माने दो अलग अलग परमाणु से मिलकर बने होंगे। और समपरमाणु दो सेम उसी प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। देखते हैं, दोनों को अंतर के रूप में ले लेते हैं हम लोग। समपरमाणुक अणु या तत्वों के अणु बोलते हैं, तत्वों से बनता है। विषम परमाणुक अणु यौगिक के अणु बोलते हैं इसको, है ना। तो देखिए, दो या अधिक समान परमाणुओं के संयोजन से निर्मित अणु को समपरमाणुक अणु बोलते हैं। यहाँ दो या अधिक समान परमाणु जब मिलता है तो अणु जो बनेगा उसको समपरमाणुक बोलते हैं। जैसे दो नाइट्रोजन मिला, N+N, N2, O+O, O2, दो ऑक्सीजन परमाणु मिला संयोग से O3, O+O+O, है ना, तीन ऑक्सीजन परमाणु मिला तो उसको बोल दे तो O3 बनाए। तो इसके आधार पर फास्फोरस का 4 परमाणु मिलेगा तो P4। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और इनकी परमाणुकता भी होती है। तो बोला गया कि इनमें उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। पहले तो बोल दिया दो से अधिक
समान परमाणु से मिलकर बने होंगे, समपरमाणिक अणु, और इनमें जो परमाणु की संख्या होती है उसको परमाणुकता बोलते हैं। जैसे N2 और O2 में परमाणुकता 2 है, O3 में परमाणुकता 3 है, P4 में परमाणुकता 4 है। अब विषम परमाणुकता की बात करें, विषम परमाणुक अणु की, तो दो या अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित अणु, मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु को मिलाने से जो पदार्थ बनता है या यौगिक बनता है उसको हम विषम परमाणुक अणु कहते हैं। इनमें भी उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता तो उस चीज को बोलेंगे ना जी कितने परमाणु उपस्थित है उस यौगिक में या अणु में, वो उसकी परमाणुकता होती है। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड की परमाणुकता 2 है, H2O की परमाणुकता 3 है। तो देखो CO की परमाणुकता 2 है, कैसे हुआ, कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 1 2 हो गया। अब परमाणुकता पानी का परमाणुकता 3 होगा, कैसे हुआ, H2O का हाइड्रोजन की 2 परमाणु उपस्थित है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, जुड़ोगे तो टोटल 3 परमाणु हुए इस मिलकर जो बनाए हैं H2O, है ना, 3 परमाणु है इसमें, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 1, तो परमाणुकता कितना क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा अणुओं के प्रकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। तो आप इस प्रकार से नोट्स बनाते जाइए, आपको समझ में भी आते जाएगा। वैसे नोट्स है फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूँ, विद्यालय में आपको और अच्छी तरह से भी विस्तार से बताया जाता है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नोट्स जो है बनता है शार्ट में बनता है, तो हम शार्ट रूप में इसको ले रहे हैं। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट वीडियो तक।